मित्रों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? फील गुड? बैठ जाइए, बैठ जाइए, थक जाओगे। मुझे आपसे रात शाम तक काम लेना है, 5 बजे तक। आपकी एनर्जी बचा के रखो, क्योंकि मुझे बहुत तालियां बजवानी है अभी आपसे। मित्रों, अतुल भैया का कोई जवाब नहीं। आज एक नया रूप देखा अतुल भैया का। अतुल भैया एक श्रेष्ठ कवि भी हैं, मैं बता दूं आपको। ये जितने इन्होंने कविताओं बीच बीच में सुनाई थी, बहुत सारी कविता दूसरे कवियों की थी, लेकिन वो 80% कविताएं खुद की अपनी थी इनकी। आपको चेतना का अध्यक्ष बनना पड़ेगा अभी, तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ताहिल साहब, बात देखो, मुझे ऐसा लगा एक बात, ताहिल साहब की बात में बहुत दम है। मुझे लगता है कि अब एक ऐसी राम कथा करें जिसमें कथा व्यास पर अतुल सत्य कौशिक हो, और हम बच्चों के साथ बैठे सामने आके, भले उसमें संगीत ना हो पर उसके अंदर काव्य तो होगा ही जब अतुल भैया होंगे। आप परमिशन दें तो ये प्लानिंग करूं क्या? आवाज नहीं आ रही? संजीव भैया, थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तैयार है? अरे भाई तालियां हो। मुझे तो यही चाहिए था। संजीव भैया कह रहे हैं बजट की चिंता मत करो, बजट तैयार है। मैं आपको बताऊं आपकी कैसे कैसे आपकी वीडियो भाई। अरे ट्रॉफी दे दी भाई सबको। भाई साहब, एक वीडियो विष्णु शंकर जैन का, जबलपुर के जैन समाज के लोगों ने देखा चेतना का, जो कि संजीव गोयल जी ने कार्यक्रम किया था। मुझे फोन आया, बोले हम जैन समाज जबलपुर से बोल रहे हैं, आपका हमारा कोई परिचय नहीं है, ये वीडियो है चेतना का, हमने देखा है, क्या ये विष्णु शंकर जैन साहब जबलपुर आ सकते हैं? नहीं, छिंदवाड़ा, सॉरी, छिंदवाड़ा आ सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं प्रयास करता हूं। मैंने विष्णु शंकर जैन साहब से बात की और उनकी पूरी टीम लगी। आपको सुन के अच्छा लगेगा, चेतना की वजह से छिंदवाड़ा में 11 तारीख को 5000 लोगों का सेमिनार हो रहा है, जिसमें विष्णु शंकर जैन संबोधित करेंगे। शब्द कहां से कहां जाते पता नहीं चलेगा। अतुल भैया थोड़ी देर बैठोगे ना? अभी तो फ्लाइट का टाइम है, आधा घंटा बैठेंगे, ठीक है। अरे भाई साहब, जगदीश मित्तल जी भी आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं भाई साहब, अभिनंदन। वैसे अभी तृप्ति नहीं हुई। ये जो प्रसंग है राम और नारी शक्ति, इसमें 4-5 घंटे चाहिए। अभी तो आपने केवल 4 नारियों के बारे में सुना, अभी तो कम से कम 20 नारियों की चर्चा और होनी चाहिए थी। करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। और अतुल भैया ने एक ट्रेलर दिखाया केवल, फिल्म तो बाकी है। अच्छा, क्या लाए हो? अरे मुझे अभी सन्यासी थोड़ी बनना है यार, तो आप भगवान लेके आगे मेरे लिए। ये मुझे बाबा बना के छोड़ेंगे, हाँ बाबा। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अतुल जी ने जो बात की, आज भगवान राम के विविध रूपों पर बात करेंगे हम लोग, क्योंकि रामायण महोत्सव चल रहा है। और यदि आधा पौना घंटा मैं कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दूं तो कोई कष्ट में तो नहीं रहेगा? आवाज नहीं आ रही यार, सांप सौंग गया ना आप लोगों को? हाँ, लंच नहीं मिलेगा आज, लंच मैंने कैंसिल कर दिया है। हाँ, अरे भगवान राम का जन्म है, व्रत करो ना, क्या हो गया? हाँ? अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वो भारत के सांस्कृतिक राजदूत रहे हैं कई देशों में, और उनके और मेरा परिचय यह है कि हम दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हमारा दोनों का कार्य क्षेत्र भी एक ही रहा, हम दोनों ने संस्कार भारती में काम किया। हिंदी के पुरोधा हैं, आपने गृह मंत्रालय के में काम किया, हिंदी की सेवा की। फिर भारत सरकार ने आपको एक लंबे कार्यकाल के लिए भेजा इंग्लैंड में, और आप इंग्लैंड जाके आपने भारत का सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य किया। उस समय आपने मुझे भी बुलाया था लंदन, मैंने देखा तो अनिल जोशी जी के निमंत्रण पर देखा। तो उसके बाद फिजी चले गए, और फिर बाद में केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो विदेशों से हिंदी सीखने आते हैं,
आगरा में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, जहां पे हिंदी सिखाई जाती है। कम से कम 15-20 देशों के लोग आके वहां हिंदी सीखते हैं। उसके आप उपाध्यक्ष रहे। ऐसे श्रीमान अनिल जोशी जी वैश्विक हिंदी परिवार के आप संस्थापक हैं। मैं उनको चाहता हूं कि वो विश्व में राम इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। उनको मंच पर मैं अकेला बुलाऊं या आप सब बुलाएंगे? बहुत अच्छा। अनिल जी बीच में आए, मध्य में आए, और इनके स्वागत के लिए इनको संजीव गोयल जी को बुलाना चाहता हूं, अनिल जोशी जी के सम्मान के लिए। गिरीश जी को बुलाना चाहता हूं, आइए। एक पुष्प गुच्छ से और एक अंग वस्त्र से अनिल जी से देखिए, हमने आज के इस कार्यक्रम में लगभग 14 वक्ता हैं। मैंने सबसे यही प्रार्थना की है, मेरा मन था कि अतुल सत्य कौशिक और बोले, लेकिन 20 मिनट की लगभग हमने सीमा तय की है एक वक्ता के लिए। हालांकि मुझे पता है 20 मिनट में कुछ नहीं होगा, पर 20 मिनट में एक सेमिनार की संरचना हो गई ना। अब 4-5 घंटे का समय मिलेगा आपको, तो आप सबको मैंने यही प्रार्थना की कि 20-20 मिनट में अपनी बात कहें, जिससे कि हम कार्यक्रम को ठीक तरह से डायरेक्शन में चला सकें। एक बार सब मिलकर तालियां बजाएं। आदरणीय अनिल जोशी। जी, शुक्रिया राजेश जी। आज ये रामायण का जो चौथा महोत्सव है, मुझे सौभाग्य है कि लगभग सभी महोत्सवों में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। मुझे याद आ रहा था कि शायद पहला महोत्सव था जिसमें मैं नरेंद्र कोहली जी को भी उस समय वो जीवित थे, मैं लेकर आया था। उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। इस सभागार में बैठे सब विद्वान लोग, एक्सीलेंसी द एम्बेसडर ऑफ सूरीनाम, आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय विजय भाटिया जी, अब तो संत हैं तो संत विजय भाटिया जी, श्री कौशिक जी, हमारे साथी साहित्यकार नरेश जी, वशिष्ठ जी, संत श्री संजय जी। मैं भी पूछ रहा था कि अब तो आप पूरा संत हो गए हैं, हमारा परिचय तो 30 साल से है, तो बल्कि 40 साल से। तो बोले ईश्वर जो दो रूप दे रहा है वही मिलता जा रहा है। तो मित्रों, जो पहले भी आने का अवसर मिला और इस महोत्सव की जब संकल्पना के लिए राजेश जी बात कर रहे थे, तो ये चर्चा आई कि कैसे रामायण महोत्सव होना चाहिए। तो यही बात आई कि राम के जो विविध रूप हैं उसके ऊपर चर्चा की जाए। अब मेरा चूंकि फिजी में जाना हुआ, पहले मैं ब्रिटेन में 5 साल रहा, उसके बाद फिजी में जाना हुआ, तो ये जो राम का ये जो स्वरूप है, इससे मेरा परिचय फिजी में जब मेरा प्रवास था, फिजी में मैं हाई कमीशन में था, कल्चर सेंटर भी देख रहा था, एचओसी के नाते भी देख रहा था, तो वहाँ पर मेरा घनिष्ठ परिचय आया कि राम कथा इतनी 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर कैसे पहुँची, राम कैसे पहुँचे। तो वो मेरा परिचय बना, और जब वो राम कथा के बारे में बताने लगा तो विदेशों में राम, विदेश में राम, इस बात की बात आई। परंतु जब मैंने उस विषय पर अध्ययन करना शुरू किया तो मैं स्वयं भी चकित हो गया। और मैं स्वयं भी चकित इसलिए हो गया कि जब हम सब उस आयु के हैं कि हम सब ने राम जन्मभूमि का आंदोलन देखा, हमने देखा कि अयोध्या में किस तरह से जो राम मंदिर के लिए संघर्ष हुआ और सैकड़ों वर्षों का वो संघर्ष था। परंतु ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक संकल्पना ये थी कि राम जो है वो एक, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और इस हिंदी भाषी क्षेत्र में भी जो अवध है, जिसको फैजाबाद कहते हैं, जो इसके आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पूजे जाने वाले व्यक्तित्व हैं, भगवान हैं, देव हैं। चूंकि इसके बाद शायद
ये हो जाता है कि दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व है, वहाँ इनको कौन उस तरह से पूजित होते होंगे, ये तो एक स्थानीय स्तर के देवता है। परंतु जब राम की हम बात करते हैं तो, और जब उनके अध्ययन धीरे धीरे आप करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद उनके बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे देश में है। राम जन्मभूमि का मैं पढ़ रहा था कि राम जन्मभूमि का जब ये शिलान्यास किया गया और उसका निर्माण किया गया तो 51 देशों से मिट्टी आई जिसके आधार पर यह राम जन्मभूमि का निर्माण किया गया। तो उसमें 51 देशों की भूमिका थी और वहां पर सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, ऐसा ही नहीं। अब आप उनकी जब भूमिका देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप अगर हम देखते हैं तो इसको दुनिया में हम 4-5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जिसको हम सार्क देश कहते हैं, भारत के आसपास के देश, जिसमें श्रीलंका आता है, जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें म्यांमार भी आता है, यद्यपि बहुत पास है, हम जिसको जितना मान सकते हैं, नेपाल आता है। तो ये जो सार्क देश हैं, उन देशों में राम की स्थिति क्या है, राम को कितने लोग जानते हैं। इसके बाद है दक्षिण पूर्व एशिया। अब आप देखिए दक्षिण पूर्व एशिया, हम सब लोग, आप सब लोग जब हम किताबों में पढ़ते थे कि भारत तो एक गरीब देश है, भारत एक विकासशील देश है, परंतु अब जब किताबों में पढ़ते हैं कि भारत तो एक महाशक्ति है, तो एक नया सत्य उद्घाटित हुआ है कि चाहे जापान से लेकर थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, चीन है, इन सब देशों में जो संस्कृति का आधार है वो रामायण है, वो राम है। ये एक ऐसा सत्य है जिसको सदा से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जैसा राजेश जी ने कहा कि देश का नाम है इंडोनेशिया, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मुस्लिम देश है तो वो इंडोनेशिया है, और वहां पूजा राम की होती है। वहां सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाट्य प्रस्तुति है वो वहां की कठपुतली है, और कठपुतली तो वास्तव में राम कथा है। वहां राम की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसको हिकमत राम भी बोलते हैं, उसमें स्थानीय प्रभाव भी हैं। परंतु शायद हमारे यहाँ तो वो जो राम कथा है वो कभी कभी होती होगी, या कभी उसका मंचन होता होगा रामलीला का, शायद अयोध्या या एक स्थान पर नियमित रूप से होता है, परंतु इंडोनेशिया में राम कथा का नियमित रूप से मंचन होता है और करने वाले मुस्लिम कलाकार हैं। अब जैसे जब बताते हैं तो लगता है कि अब जैसे नए नए तथ्यों को ढूंढा जा रहा है, शायद ये सब लोग मिलकर कुछ एक नई कथा बन रही है दुनिया की। मित्रों, जो थाईलैंड जैसा देश है, थाईलैंड देश की जो राजधानी है उसका क्या नाम था? थाईलैंड देश की जो राजधानी अभी बैंकॉक है, परंतु इससे पहले जो राजधानी थी उसका नाम था अयोध्या। ये कोई नया कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। अयोध्या राजधानी थी, और वहां के जो राजा थे वो अपने आप को क्या कहते थे? जैसे ब्रिटेन के अंदर जेम्स 1 जेम्स 2 कहा जाता है, वहां के जो राजा होते थे वो अपने आप को राम 1, राम 2, राम 3 ऐसे कहते थे। अब बताइए, सैकड़ों देशों का इतिहास कहते हैं कि जो रामायण है जब वो वहां पर गई, और वहां के जो राम 1 जिनको कहा जाता है 1820 शताब्दी के अंदर जो वहां पर हुए, तो उन्होंने उस कहानी के अंदर अपनी कहानी कुछ जोड़ी, और वहाँ की जो स्थानीय कहानियाँ जोड़ी। राम 2 हुए, उन्होंने भी वो कहानी जोड़ी। और आज मतलब ये ऐसा नहीं कि 300 साल पहले 400 साल पहले था, आज अगर स्कूलों में कुछ पढ़ाया जाता है तो वही रामायण पढ़ाई जाती है जो राम की कहानी। अभी अतुल जी कुछ कथाएं बता रहे थे जिसमें उर्मिला की कथा भी थी, और राम कथा के अलग अलग प्रकार हैं। मैं देख रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों में कथा जो है वो कैसे कथा ने क्या स्वरूप लिया। बाली की बात करते हैं, बाली में रोज रामलीला का मंचन होता है। बाली जो है
वहां पर अभी भी आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, और इतनी शानदार रामलीला, जैसे ये कह रहे हैं कि अलग अलग पात्रों को अलग अलग रूप दिया गया, तो मैं देखता हूं कि दक्षिण पूर्व में रामलीला है, किसी रामलीला में लक्ष्मण का चरित्र बहुत बड़ा कर दिया। लक्ष्मण इतना साहसी है, इतना वीर है, तो ऐसा हो गया जैसे पेशवा का जो चरित्र है वो लक्ष्मण को दे दिया गया। और लक्ष्मण बहुत साहसी हैं, और राम को कुछ भी करना होता है तो लक्ष्मण के माध्यम से करते हैं। तो एक रामलीला का स्वरूप आया। और सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई व्यक्तित्व है दक्षिण पूर्व एशिया में, तो हम सब जानते ही हैं कि कौन है। वो है जिसको उन्होंने कहा मंकी किंग, हनुमान। बाली की रामलीला देखेंगे तो आप देखेंगे एक लंका दहन का चित्र है, चारों तरफ आग जली हुई है, एक स्टेडियम है, चारों तरफ रोज सैकड़ों हजारों दर्शक उसको देखते हैं, और चारों तरफ आग जली हुई है, और उस आग में से एक व्यक्तित्व एक आग को बुझाता है, फिर दूसरी आग को बुझाता है, और आग लगने का भी खतरा है। और वो उसको कहा उन्होंने कि ये मंकी किंग है। तो अगर जैसे हमारे देश में अगर कुछ कहा जाए कि कोई महाकाव्य है, तो हम कहते हैं कि हमारे महाकाव्य दो हैं, रामायण है और महाभारत है, राष्ट्रीय महाकाव्य है। तो अगर इंडोनेशिया में, अगर थाईलैंड में, अगर मलेशिया में, और मैं तो देखकर चकित रहा म्यांमार यानी कि बर्मा में, अगर वो राष्ट्रीय महाकाव्य है तो वो रामायण है। तो कितना बड़ा सांस्कृतिक इतिहास ये हमें दिखाई देता है। और वो जो रामायण है उसके अंदर, अभी मैं पढ़ा था कि वहां की जो एक रामायण है उसको एक रामकाइन या राम की कीर्ति ये कहा जाता है। और उसका डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उन्होंने उसका संस्कृत के अंदर भी अनुवाद किया। तो जो रामायण है वहां पर कैसे पहुंची है दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, तो उसमें दो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, एक बुद्ध धर्म का प्रभाव और एक हमारे दक्षिण भारत का प्रभाव। तो बुद्ध धर्म और दक्षिण भारत के प्रभाव से और स्थानीय प्रभाव स्वाभाविक रूप से उसमें जुड़ा, तो ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर रामायण का, राम का प्रभाव आपको दिखाई देता है। एक दूसरा भाग है, समय कम है, एक एक देश के ऊपर आप जैसे वो कह रहे थे कि वास्तव में बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है। दूसरा मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव में, जैसे मैंने बताया कि मैं फिजी में रहा, तो फिजी में वहाँ पर ये जो राम कथा है या जो हिंदुत्व है या जो भारतीय संस्कृति है, उसका जितना प्रचार है फिजी में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में, उसका आप अंदाज़ा यहाँ से नहीं लगा सकते। मैं आपको एक छोटा सा अंदाज़ा देता हूँ कि मैं फिजी में हाई कमीशन में था और एक पद पर था, महत्वपूर्ण पद पर। शायद ही कोई पूर्णिमा या अमावस्या होती थी जहाँ पर एक कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के रूप में मुझे जाना होता था। फिजी जाने से पहले और फिजी जाने के बाद मैं किसी पूर्णिमा और अमावस्या के कार्यक्रम में भारत में नहीं आया हूं, लेकिन फिजी में कोई पूर्णिमा या कोई अमावस्या ऐसी नहीं जहां पर वो कार्यक्रम नहीं करते। तो इतना प्रचार वहां पर, आप समझ लीजिए कि राम कथा का है। हमारा एक जो फिजी है वो एक छोटा सा देश है, इतना बड़ा देश नहीं है जैसे करोड़ों लोगों का देश है। 10 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी आप कहें, उसमें भारतीय कितने होंगे, लगभग 3-4 लाख होंगे, उसमें भी फिर मुस्लिम होंगे या ईसाई होंगे, तो आप समझ लीजिए कि 2.5-3 लाख। जो वहां पर लगभग 10,000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक जनसंख्या पर एक रामायण मंडली है। फिजी में 2000 रामायण मंडलियों से ज्यादा की रामायण मंडली है। और वहां पर हम हाई कमीशन में थे, मंगलवार और शनिवार को कोई आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, इसलिए कि बताया जाएगा कि आज रामचरितमानस का पाठ होना है, हम तो आ नहीं सकते, आप ये कार्यक्रम या तो बुधवार को करो या किसी और दिन करो। तो ऐसे छोटे से देश में इतना गहरी जो राम कथा है वो जुड़ी हुई है। वहां पर रामलीला कब से शुरू हुई? जैसे ऐसा होता है कि अभी भारत आजाद हुआ और
शुरू हुई। तो मैंने एक वहाँ पर रामलीला में पहुँचा, उन्होंने कहा तो 1905 से, यानी कि आज से 120 साल पहले से वहाँ रामलीला चल रही है और नियमित रूप से चल रही है। हर साल होती है वहाँ पर रामलीला। और मित्रों, दुनिया में सबसे बड़ा रामायण संस्थान ये कहाँ पर है? दुनिया में बड़ा संस्थान जिसको संसद ने स्थापित किया है, तो भारत में नहीं है, वो मॉरिशस में। मॉरिशस की संसद ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि मानवतावादी दृष्टि विकसित करने के लिए एक संस्थान को विकसित किया जाए, और फिर उन्होंने वहाँ पर रामायण संस्थान की स्थापना की। और जब उस संस्थान की स्थापना हो रही थी तो ये कहा गया कि उसके प्रस्ताव में ये था कि हिंदू समाज में मानवीय मूल्यों के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। तो संसद ने कहा कि नहीं, ये सारी दुनिया के लिए, ये सभी मानवों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वो रामायण के मूल्यों को समझे। और आज भी आप मॉरिशस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो वहाँ एक संकल्पना है जिसको कहते हैं बैठका। वहाँ के हर छोटे बड़े गांव के अंदर एक बैठका होती है, और बैठका में क्या होता है? यही रामचरितमानस। और उसका कारण है, और उसका कारण आप जानेंगे तो आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश से जब ये गिरमिट लोग गए, किन किन देशों में गए? मैंने कहा मॉरिशस में गए, फिजी में गए, ट्रिनिडाड में गए, गुयाना में गए, हिज एक्सेलेंसी सूरीनाम से हैं तो सूरीनाम में गए, दक्षिण अफ्रीका के अंदर गए, मॉरिशस में गए, सेशेल्स में गए, फिजी में गए। तो इन देशों के अंदर ये जो गिरमिट में लोग गए, ये कोई विद्वान लोग नहीं थे, ये पंडित लोग नहीं थे। इनको भेजते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि इसमें कोई ब्राह्मण ना हो, कोई शास्त्री ना हो, कोई पढ़ाने वाला ना हो, कोई धर्माचार्य ना हो, उनको तो मजदूर चाहिए थे। अब उनके सामने समस्या ये थी कि अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये अब किंवदंती है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो जो सारे लोग गए वो केवल एक छोटा सा गुटका अपने साथ लेकर गए, जिसको कहा रामचरितमानस, रामचरितमानस का गुटका। उनके पास कोई और दूसरी चीज थी तो वो हनुमान चालीसा थी। वो इतिहास ऐसा है कि आप सब लोगों के समझने लायक है। आप लोगों को जानना चाहिए कि गिरमिट में कैसे 1834 के अंदर स्लेवरी समाप्त होती है, गुलामी की प्रथा समाप्त होती है, और 1834 में गिरमिट प्रथा समाप्त शुरू हो जाती है कि भारत से गिरमिट को गुलामों की तरह इन देशों के अंदर ले जाया जाए। लेकिन उसके बाद भी उन देशों ने इतनी तरक्की की, भारत को तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन ट्रिनिडाड से नेपाल को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। तो उन देशों में ऐसी स्थिति थी कि यह कहा गया था कि 4 पुरुष जाएंगे तो 1 स्त्री जा सकती है, यानी कि ये रेशो दे रखी थी 4:1। और आप देखेंगे कि उन देशों के अंदर जो गिरमिट देश थे, उन देशों के अंदर ऐसी हालत थी कि 1880-90 में आप देखिए कि सुसाइड रेट सबसे ज्यादा कहां था, आत्महत्या का दर कहां था? जहां परिवार ही नहीं है, जहां पर इतनी मारकाट है, वो फिजी में था। ऐसी बुरी अवस्था में से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत के रूप में ये सब जो देश उभरे, भारत की शक्ति उभरी। आज फिजी के अंदर 90%, आप सब लोग व्यवसायी हैं, 90% व्यवसाय, 90% भी मैं शायद कम कह रहा हूं, वो भारतीयों के हाथ में। दुनिया के अंदर जो फिजी, मॉरिशस और सूरीनाम और बाकी जो देश हैं, ट्रिनिडाड, गिरमिट, उनके विद्यार्थियों का डंका बज रहा है, वो दुनिया में टॉप पर है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इसमें रामायण का हाथ रहा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे जोड़ रहे हैं? वहां पर जो रामायण मंडलियां थी वो हर सप्ताह मिलती थी। मैं फिजी में था तो मैं इस इतिहास को जानता हूं। तो वो जब मिलती थी तो ये चर्चा करती थी अपने बच्चों का क्या करें। तो उन्होंने उनके लिए स्कूल खोलना शुरू किए। आज फिजी में जितने भारतीय स्कूल हैं उसमें से 90% से ज्यादा स्कूल इन रामायण मंडलियों ने खोले। उसके कारण वहां पर शिक्षा है। तो इस रामायण ने केवल एक धार्मिक काम नहीं किया, एक सांस्कृतिक काम भी किया, एक सामाजिक काम भी किया, एक शैक्षणिक काम भी किया। उसके कारण से भारतीय समाज का एक जो चरित्र हमारे सामने आता है वो बिल्कुल अलग होकर आता है। तो ये जो दूसरा भाग है
वो दूसरा भाग हमने देखा कि वास्तव में वो ये है कि जो गिरमिट देश है, इसका तीसरा भाग है ये जो पश्चिमी देश है, जो बाद में हमारा जहाँ पर जाना हुआ, जहाँ पर आप समझते हैं कि जैसे अमेरिका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे इंग्लैंड है। अब इन देशों के अंदर भी जो है, जो भारतीय गए और कई जनरेशन से रह रहे हैं, आप उनका मन जो है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको एक घटना फिजी से सुनाता हूँ, और वो घटना अविश्वसनीय है कि फिजी में हम एक प्रतियोगिता करते थे और उस प्रतियोगिता में जो जीतता था उसको भारत भेजते थे। तो एक प्रतियोगिता की गई, जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी प्रतियोगिता थी, उसमें जो एक लड़की जीती, उसकी कहानी प्रतियोगिता थी, उसमें से बड़ी अच्छी कहानी थी उसको। उसके बाद उसको प्रथम पुरस्कार दिया और कहा कि आपको भारत जाना है। थोड़े दिन बाद मैं एचओसी था, तो वो लड़की ने कहा कि मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। वो आई ऑफिस में, तो हमने कहा अच्छा बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको किसी किस्म की? तो उसने कहा कि मेरा परिवार की एक समस्या है, मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। ये बात है 2017 की, और वो लड़की ग्रेजुएट है, वो अशिक्षित नहीं है, 200 साल पहले ही बात नहीं कर रही है। कहती है मेरे माँ बाप ये पूछना चाहते हैं कि आप फिजी से भारत जा रही हैं, तो क्या आप थोड़ी सी मिट्टी हमारे लिए ला सकती हैं? तो आप मुझे बताइए कि हम एयरलाइंस में कितनी मिट्टी ला सकते हैं। और चूंकि मेरे अड़ोसी पड़ोसी इस विदाई में मेरे साथ थे, तो उन्होंने मेरे माँ बाप से ये प्रार्थना की कि क्या हमारे लिए भी ये कुछ मिट्टी ला सकती है। आप कल्पना कीजिए कि भारत के प्रति कैसा भाव, भारतीय संस्कृति के प्रति कैसा भाव वहां पर मिलता है। अब ये जो देश हैं, जिसको हमने कहा ऑस्ट्रेलिया है, जिसको हमने कहा कि न्यूजीलैंड है, जिसको हमने कहा कि ब्रिटेन है, जिसको चाहे अमेरिका है, कनाडा है, तो इन देशों में भी राम गहरे से बस गए। मुझे ध्यान है कि मैं ब्रिटेन में एक कार्यक्रम में था। अब जैसे एक गीत सुना है आपने, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई, तो अभी तो कोई बोला, हम लोग सुनते हैं, बहुत बार सुनते हैं। मैं कार्यक्रम में था और मैं देख रहा हूं वहां पर 100 लोग हैं और चिट्ठी आई है, गीत हो रहा है, और 100 के 100 रो रहे हैं। ऐसा भारत प्रेम। तो मित्रों, मैंने देखा है, मेरी जो जानकारी, आज हमारे शाम को एक कार्यक्रम भी है कि विदेशों में राम साहित्य, कनाडा में मुझे बताया गया कि वहां पर जब रामलीला होती है, तो कनाडा की रामलीला जो है वो देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। राजेश जानते हैं, सुधा ओम ढींगरा एक बड़ी अच्छी साहित्यकार हैं, अमेरिका के अंदर रहती हैं, तो वो नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं, और वहां पर जब वो रामलीला होती है तो कहती हैं कि बिल्कुल पूरा जैसे शहर बंद हो गया, इतने लोग देखने आते हैं। तो आज राम का प्रसार अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ नहीं है, ये प्रचार प्रसार जो है, आप समझ सकते हैं कि ये सारी दुनिया के अंदर हो गया। आज जब स्थितियां बदल रही हैं, तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जिनको दुनिया ने समझा, हम उनको समझें। मैंने तो ये पढ़ा था, जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, कि सरिता नामक एक पत्रिका छपती थी और वो लिखती थी कि तुलसी पथभ्रष्टक है। और मैं फिजी गया तो मैंने देखा कि इस देश को, इस सभ्यता को बनाने वाले तुलसी हैं। आज आप त्रिनिदाद चले जाओगे तो आपको भारत में नहीं मिलेगा, लेकिन 3 महीने तक मनाने वाला एक उत्सव मिलेगा, तो वहां मिलेगा, और एक नगर का नाम है वहां पर दीपावली नगर। भारत में 3 दिन की छुट्टी होती है दीपावली में, नेपाल में 7 दिन की छुट्टी होती है। भारत में दीपावली मनाई जाती है, थाईलैंड में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तो मित्रों, हमें अपनी शक्ति का, अपने संस्कृति का जो एहसास होना चाहिए। एक कविता जो मैंने वहाँ पर लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये कथा तो हम लोग बहुत लंबी है, और राजेश जी ने जो समय सीमा दी है, तो वह है कि मैं उनसे कहा करता था जब फिजी में था और इंग्लैंड में था, कि गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हैं। गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो हंसता है।
इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। अब जब दुनिया एक ग्राम है, तू ही यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान, जगा बाहों में भर। जिस भारत को ढूंढ रहे हो, 7 समंदर पार कहाँ है। तुम हो जहां, भारत भी वहां है। तुम हो जहां, भारत भी वहां। धन्यवाद। आप साथ खड़ा होना भूल गए, मैंने आपको बताया तो था सुबह। देखिए, आप जब खड़े होते हैं तो ये कुर्सी को भी सांस लेना पड़ता है, उसका थोड़ी दम घोटोगे कुर्सी का। हा? मैंने तो कुर्सी छोड़ी रखी है। एक बार तालियां फिर अनिल जोशी जी के लिए। बैठिए बैठिए बैठिए। और अनिल सिंघल साहब, गोल्डन मसाला, हमारे मित्र हैं, हमारे विशिष्ट संरक्षक हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा आए मंच पर। सेवा भारती से श्री हेमंत जी गुप्ता, श्री विजेंद्र गोयल जी, आ जाओ। ये सेवा भारती के दोनों हमारे मित्र हैं, आप तीनों मिलकर सम्मान करें अनिल जोशी जी का। एक ये विग्रह हनुमान भगवान राम का पवन कंसल जी ने व्यवस्था की है इस विग्रह की। ये मैं भी आता हूँ। ये अच्छा, आशीष छिकारा साहब आए हैं, वो भी आए मंच पर। आशीष छिकारा जी आए। अरे साहब कैसे हैं? अनिल जी, आपको सम्मानित करने के लिए पूरी टीम आई है मेरी। ट्रॉफी कहाँ भाई, दे दी कि नहीं? आइए जैन साहब, यहाँ हो ना। आशीष भैया आ जाओ। हाँ, तालियों पर अभी प्रतिबंध रेखा गुप्ता जी ने लगाया नहीं है। मेरी बात चल रही है, कल परसों तक लगा देंगे। आज तो बजा लो यार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। संकट ये है कि अब तक 7 वक्ताओं को बोलना चाहिए था, 5 हुए हैं। आप पुस्तक दे दो ना। बिल्कुल ठीक है। ये संजय प्रभाकरानंद जी महाराज ने गीता को लिखा है चौपाई छंद में, रामचरितमानस की तरह बहुत सहज सरल कर दिया है। संजय जी भी कवि हैं। आप अपने हाथ से तो इधर आ जाओ नजदीक, हम तो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। अरे वाह, आचार्य जी आ जाओ। आचार्य विजय जी, नरेश जी आ जाओ। आइए आइए गुरु जी, आओ नरेश जी। पवन जी भी आगे थे क्या? ये सब लोभ में आगे, सब लोभ में आगे फोटो की। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। भोजन का समय 1:30 बजे का मुझे नथुराम जैन साहब ने कहा है। उन्हें कुछ बदलें क्या? श्रीमान जगदीश मित्तल जी, पवन जी को भेंट करना कुछ करिए ना। आइए।